12वीं जीव विज्ञान मानव जन्म भाग एक नर। आज इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज 12th बायोलॉजी के अंतर्गत मानव जनन। और जैसा कि हमने पिछले पार्ट में हमने सब प्लांट्स में ये रिप्रोडक्शन सिस्टम देखा था, अब हम देखने जा रहे हैं मानव जनन। तो यहाँ पर देखें रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड ह्यूमंस, तो मतलब मानव में जनन प्रक्रिया और जनन से संबंधित सारे पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहली बात, जैसा कि आप जानते हैं जनन की आवश्यकता क्यों है। जनन इसलिए जरूरी है कि कोई भी जाति किसी भी प्रकार के जंतुओं की हो, वो अपने जाति को बचाए रखने के लिए, निरंतरता के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी उसे आने के लिए निश्चित रूप से जनन की आवश्यकता पड़ी। अब सबसे बड़ी बात आती है, ठीक है, जनन की आवश्यकता पड़ी और फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि क्या होता है। देखें, प्राणी अपने वंश को, किसको, वंश को बनाए रखने के लिए जनन प्रक्रिया के द्वारा अपने समान संतति को उत्पन्न करता है। और लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन की बात हो रही है, देखेंगे इस लैंगिक जनन में नर और मादा दो प्राणी होंगे और इनके युग्मक होंगे। युग्मक, ये इनके युग्मक जो हैं वो उत्पन्न करेंगे, नर और मादा दोनों अपने अपने युग्मक उत्पन्न करेंगे और ये इन युग्मकों को मिलेंगे। मिलने की क्रिया निषेचन होगी, निषेचन से जाइगोट बनेगा, उससे भ्रूण बनेगा और फिर भ्रूण का विकास होगा और एक नए बच्चे का जन्म होगा। देखें, जो संलयित होकर जाइगोट बनाएंगे, भ्रूण बनाएंगे और फिर एक नए जीव की उत्पत्ति कर देते हैं। तो युग्मक का जो निर्माण है वो कहाँ होता है। अब शुरुआत ये आती है, जैसे हमने प्लांट में भी पढ़ा था, तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन पढ़ने के पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस हमने पढ़ा था। लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन ऐसे ही जंतुओं में भी होगा, इनमें भी अपने अंग होंगे। जनन युग्मकों का निर्माण करने वाले जो अंग हैं, जिनको जनन अंग कहेंगे, जननांग कहेंगे, इंग्लिश में इसको गोनेट्स कहते हैं। जैसे देखिए जननांग में होता है, तो युग्मक का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा, जननांग में होगा। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, गोनेट्स। नर और मादा की यदि हम बात करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में नर के लिए जो है वो टेस्टिस, जिसको हिंदी में वृषण कहा जाएगा, ये वो अंग हैं जो युग्मक का निर्माण करेंगे और जिस युग्मक का निर्माण करेंगे उस युग्मक को कहा जाता है स्पर्म, या आप उसे कहना चाहें हिंदी में तो शुक्राणु आप उसे कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, यदि मादा की बात करें तो उसमें ओवरी होगी, अंडाशय होगा और उसमें जो युग्मक फॉर्मेशन होगा उसको हम ओवम कहते हैं। ओवम, या इसे हम अंडाणु भी कहेंगे, अंडाणु, हिंदी में अंडाणु। अभी सारा डिटेल होगा कि टेस्टिस कैसे होता है, ओवरी कैसा, सारा डिटेल है। अभी चूंकि फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको पहले थोड़ा लेसन करना है अच्छे से। अब हम देखते हैं यहां पर जो जनन अंग है उसमें भी हमने जो पूरा सिस्टम है उसमें प्राथमिक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग और सहायक अंग, ऐसे तीन भागों में बांट दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक जनन अंग। तो आप देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक में एक बात और हम बता दें, इसको मुख्य जनन अंग भी कहा गया है, ठीक है। चलिए, कौन होते हैं, जो युग्मक का फॉर्मेशन करते हैं, जो युग्मक का निर्माण करते हैं, वो कहलाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि यही अंडाशय और टेस्टिस, यही यहां पे केवल फॉर्मेशन होगा युग्मक का, और ये कहलाते हैं क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हिंदी में हम कहेंगे द्वितीयक जनन अंग। तो युग्मक का जब फॉर्मेशन हुआ तो युग्मक क्या अपने ही स्थान पर रह करके निषेचन कर लेंगे, नहीं। इसमें जो नर युग्मक, जैसे हम शुक्राणु कहते हैं, उसे कुछ अंगों के माध्यम से
मादा के गर्भाशय तक पहुंचाना होगा, दोनों को मिलाना होगा। यानी दोनों युग्मकों को मिलाने के लिए जिन अंगों का उपयोग किया जाएगा वो कहलाते हैं द्वितीयक जनन अंग, यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब बात समझते हैं वो कौन है। तो यहां आते हैं, ये अंग क्या करते हैं, युग्मकों को मार्ग प्रदान करते हैं ताकि नर और मादा युग्मकों के जुड़ने से, जो जुड़ने में सहायक हो, अपने आप थोड़ी ना चले जाएगा। अब देखते हैं इसमें यदि हम बात करते हैं नर की, तो जब हम नर का पूरा डायग्राम सिस्टम समझाएंगे आपको, तब आपको और बेहतर क्लियर होगा। ये चूंकि फर्स्ट लेक्चर है फिर भी आप समझ सकते हैं। देखें, एपिडेडमिस यानी कि अधिवृषण, क्लियर होगा आपको कि अधिवृषण क्या है। वास डिफरेंस, सेमिनल यानी शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स यानी शुक्राशय, शुक्राशय शुक्राणु को कलेक्ट करने वाला आशय शुक्राशय। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होंगी, ये प्रोस्टेट है, यहाँ पे फिर ग्लैंड्स होंगे जो सेक्स हार्मोन्स को स्त्रावित करते हैं। पेनिस, शिश्न, पेनिस यानी शिश्न है, ये नर का वो भाग होता है जिसके माध्यम से पंपिंग की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं को बाहर निकाला जाता है और मादा में योनि द्वार के द्वारा इसे एंट्री कराई जाती है ताकि वो गर्भाशय के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सके। मादा में कौन से अंग हैं, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, वेजाइना यानी कि योनि। अब समझना यह है कि हो सकता है ये जिन शब्दों को मैं कह रहा हूं अभी, फर्स्ट लेक्चर है, आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप धैर्य के साथ इसे देखते जाएं, सुनते जाएं। हो सकता है यहाँ नीचे का कोई नाम आपको क्लियर ना हो, लेकिन मैं आपको आने वाले वीडियोस में ये जब इनका नर और मादा दोनों के जो ओवरी है, अंडाशय और एक एक पार्ट का जैसे जैसे डिटेल होता जाएगा ना, आप यकीन माने आपको हर एक बात पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक, ये यहां पर ध्यान रखना, बहुत से लोग कंफ्यूजन होते हैं। मादाओं में जो स्तन होते हैं वो स्तन जहां दुग्ध ग्रंथियां भी होती हैं, है ना, और दुग्ध ग्रंथियां जिनसे दूध का निर्माण होता है, और आप जानते हैं कि एक बच्चे के लिए मां के दूध से बेहतर कोई दूध हो नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन बात समझना है, वो जो दुग्ध ग्रंथियां हैं, उन जो मतलब स्तन हैं, स्तन जो है सही मायने में सेक्स ऑर्गन नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूजन रहते हैं। यदि एक महिला को के बारे में सोचें तो उनके जो स्तन होते हैं वो सही मायने में सेक्स ऑर्गन नहीं है, वो केवल सहायक अंग हैं, वो सेक्स ऑर्गन नहीं। यानी वो नहीं है तो भी एक युग्मक के द्वारा बच्चे का निर्माण हो सकता है, इसलिए उसको केवल सहायक अंग माना गया है। वो भी केवल तब, ये 2-3 काम है इसके। सबसे पहला जो काम होता है, आप जानते हैं कि मातृत्व प्राप्त करने के बाद जो दूध, प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है कि वो दूध जो है प्रकृति प्रदत्त, जो कि फॉर्मेशन होता है और वो बच्चे को मिलता है। इससे बढ़ के कोई काम पूरी बॉडी का नहीं है एक बच्चे को पोषण देना। उसके अलावा केवल ये जब सेक्सुअल रिलेशन होते हैं तो ऐसी स्थिति में एक्साइटमेंट के लिए एक काल्पनिक रूप से ऐसा माना जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। यानी सही मायने में ये सहायक अंग है, ना कि द्वितीयक या प्राथमिक जनन अंग है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत से लोग कंफ्यूज में रहते हैं। इनकी उत्पत्ति कहां से होती है, जो वृषण और है ना, जो टेस्टिस है, ओवरी, इनकी उत्पत्ति जो है वो मीजोडर्म से होती है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये उदर गुहा में होते हैं, लेकिन जन्म के पश्चात जो नर होता है, जो लड़के होते हैं, उनमें जो वृषण होता है उदर गुहा से बाहर आ जाता है। वो वृषण कोष, जिसे स्क्रोटम सैक कहते हैं, उस स्क्रोटम सैक में बाहर आ जाता है। तो यहां तक हमने अभी, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है और ये थी हमारी फर्स्ट स्लाइड। अब हम लेकर चलते हैं अपने सेकंड स्लाइड। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं, हमने जो एक अभी नोट्स आपको दिया है उसका एक छोटा सा रूप देखते हैं जो फ्लो चार्ट के रूप में है। अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ देखें आप कि ये जो टेस्टिस है, जिसे हम वृषण कहते हैं, इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन क्या है। इसका जो काम है वो है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी शुक्राणुओं का निर्माण करना। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं का निर्माण।
साथ ही साथ ये कुछ हार्मोन्स का स्त्रवण करता है, जिसमें एक है नंबर 1 पे आएगा आपका एंड्रोजन, और सेकंड नंबर पे मुख्य हार्मोन्स आएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, इसमें ये एक स्टार लगा हुआ है। इस स्टार का क्या इंपॉर्टेंस है अभी हम आपको बताएंगे। उसी प्रकार से देखिए जो ओवरी या अंडाशय है, अंडाशय इसका काम है प्रोडक्शन ऑफ ओवम, अंडाणु का निर्माण करता है, और ये भी कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। जैसे मादा हार्मोन्स में एक होता है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन। तो आपने देखा है कि यहाँ एस्ट्रोजन पर एक स्टार बनाया है मैंने, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन पर मैंने एक स्टार बनाया है। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों देखिए स्टार मैंने बनाया है, और स्टार का क्या लिखा है मैंने, स्टार का क्या इंपॉर्टेंस आप समझेंगे। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण, मतलब नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन, ठीक, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का ये निर्धारण करते हैं, ये इसका मतलब। और इसी चार्ट में आप देखेंगे जैसे ये स्पर्म है, आप देखें स्पर्म, और ये है अंडाणु। स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ओवम यानी अंडाणु, ये दोनों को मिलाया गया है, आप देखिए, और निर्माण हुआ है जाइगोट का। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से बनेगा एक जीव। ठीक है, यहां के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब स्टूडेंट्स, अब इस स्लाइड में आज आखिरकार हम देखने जा रहे हैं कि नर जनन जो अंग है, जैसे कि देखें नर जनन तंत्र, हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, मतलब पूरा एक सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं हम नर जनन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले नर जनन तंत्र के अंतर्गत यदि हम पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि इसमें नर की यदि हम बात करें तो इसमें एक जोड़ी वृषण होंगे। एक जोड़ी वृषण का मतलब ये वो भाग है जहां युग्मक का फॉर्मेशन होगा, जहां प्रोडक्शन होगा स्पर्म का, ठीक, वो वृषण टेस्टिस। कितने होते हैं संख्या में? 2 होते हैं। ये कहां होते हैं, अब बात को समझना है। तो देखें, ये जनरली यदि उदर गुहा को हम माने तो उदर गुहा के अलावा ये यहां पर इस तरीके से होंगे। ठीक, इनकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। 2 जो संख्या होगी तो वो क्या होता है कि जैसे ये मान के चलो कि ये उदर गुहा है, उदर गुहा, तो उदर गुहा से बाहर की ओर, उदर गुहा से बाहर की ओर लटके हुए एक कोश होता है। वृषण के लिए एक कोश होता है जिसे हम वृषण कोश कहते हैं, इसे स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम सैक कहते हैं। ठीक है, अब बात को समझना है। यहां पर एक इस तरह की रचना में, एक वृषण की बता रहा हूं मैं, इस तरह की एक रचना। अब इस रचना के अंदर में ये मान के चलें कि ये जो है अंदर, ये जो है वो वृषण है। ठीक, ये वृषण है, ये जो ग्रीनिश कलर है ये है वृषण। ठीक है, और ये जो है वो है वृषण कोश, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक, और ये स्क्रोटम है। तो पहले इस बात को समझ लें हम। देखें, नर में कितने? एक जोड़ी वृषण कोश होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? दोनों जो टेस्टिस है उदर गुहा के नीचे, देखें उदर गुहा के नीचे एक थैलीनुमा रचना, इस प्रकार से एक रचना होती है, ऐसे ये थैलीनुमा रचना में स्थित होते हैं। इस थैलीनुमा रचना को वृषण कोश, यानी ये जो बाहर है ये कहलाएगा वृषण कोश। ठीक, इसे स्क्रोटम कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो वृषण का जो टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उससे 2-2.5 अंश सेल्सियस कम होता है। जैसे यदि हमारी बॉडी का अगर टेम्परेचर हम कहें अगर 25 है तो वृषण का 23 या 22.2-2.5 अंश सेल्सियस बॉडी की तुलना में टेम्परेचर कम होता है। ये कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखें, ताप जो होता है इसका,
शरीर के ताप से 2 से 2.5 अंश सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ये जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम, ये अगर इंटरनली रूप से अगर आप देखो तो विशेष प्रकार की पेशियों से बना है। ये जो है वो डॉर्टस मसल, कौन सी आप देखें गौर से, डॉर्टस मसल, यानी विशेष प्रकार की डॉर्टस मसल के द्वारा आवरित होता है, मतलब इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाएगा। ये जो चारों ओर आवरण यहाँ पे ये पाया जाएगा यहाँ पर। ठीक, यह पेशी स्क्रोटम ताप को नियंत्रित करती है। तो एग्जाम में कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, ध्यान रखना, इस पेशी का जो फंक्शन है वो क्या है, ताप का नियंत्रण करना। टेम्परेचर को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, ठीक है, स्क्रोटम के आंतरिक लेवल पर, इनर लेवल पर, ये पर, यहां पर ये जो पेशी है यहां पे कौन सी है, डॉर्टस, ये है डॉर्टस, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। उसको करने के लिए क्या करते हैं, जब सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी में ये स्क्रोटम क्या संकुचित हो जाते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। अब गर्मी में अगर लें तो गर्मी में ये शिथिलित होते हैं, गर्मी में मतलब ये थोड़ा फैल जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से कंट्रोल करते हैं। अब बात आती है, ये एक शब्द आ रहा है गुबर्नेकुलम। गुबर्नेकुलम क्या है, तो अब बात को समझना है, यहां पे खास बात आप यहां देखें, यहां पर समझना, ये वृषण कोश की दीवार है, ये वृषण कोश की दीवार है। ठीक है, अब ये अंदर क्या है, ये वृषण है। तो वृषण और वृषण कोश की जो दीवार होती है ना, ये क्या होंगी, देखिए आप, वृषण और वृषण कोश के दीवार, देखिए ये वृषण और वृषण कोश के दीवार द्वारा एक लचीली रेशेदार, शब्दों पे ध्यान दें, लचीली, फ्लैक्सिबल, इलास्टिक, खिंचानो, फाइब्रस, इन तंतुओं की संरचना पाई जाती है। यहां गौर से देखेंगे, यहां जो संरचना है वो इस तरह की ये संरचना पाई जाती है। और इस तरह की ये जो संरचना पाई जाती है, इन्हीं संरचनाओं को कहा जाता है गुबर्नेकुलम। जुड़ी होती है, इसको गुबर्नेकुलम कहा जाता है, या तो मिजोरकियम कहा जाता है, मिजोरचियम कहा जाता है, ये एक और नाम है जो एनसीईआरटी में। इसके अलावा बात को समझना है हमें, प्रत्येक विषण कोश उदर गुहा से पृष्ठ दीवार द्वारा एक कॉर्ड से जुड़ी होती है। अब कॉर्ड से के लिए अभी हम जब इसका डेवलप करेंगे तो आप ये देखेंगे, देखें, जब हम यहां पर एक वृषण की बात करेंगे, ये वृषण की, तो यहां पर क्या होगा कि ये ना एक इस प्रकार की रचना से जुड़ी होंगी, ऐसी एक रचना होगी, इसको हम कहते हैं कॉर्ड, कॉर्ड नुमा रचना, कॉर्ड। प्रत्येक जो वृषण है वो उदर गुहा से जो पृष्ठ दीवार है, ये वृषण है, इसकी दीवार है, यहां से एक पतली लंबी कॉर्ड नुमा रचना द्वारा संबंधित होता है, जिसे हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। इसको हम कहेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड स्पर्म से संबंधित है, क्योंकि शुक्राणुओं का यहां से आवागमन होने वाला है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम इस स्लाइड में ये देख रहे हैं पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 में आप ये देख पा रहे हैं कि ये कॉर्ड जो है, कॉर्ड किससे बना है, लचीले रेशेदार यानी इलास्टीन फाइब्रिस से बना होता है। और साथ ही साथ ये जो कॉर्ड है, जैसे ये एक वृषण है, वृषण से जुड़ा हुआ ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड किस किस से बना है, तो ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड के अंदर जो संरचनाएं मिलेंगी आपको, वासा डिफरेंस मिलेगा, गोनेडियल व्यून्स यानी कि जननिक सिराएं, गोनेडियल में
ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक गोनेड, गोनेड का मतलब आप जानते हैं जननांगों से था। और इसमें क्या मिलना है, गोनेडियल व्यून्स जननिक सिराएं, गोनेडियल आर्टरीज जननिक धमनियां मिलेंगी आपको, नर्व्स यानी तंत्रिका, और लिम्फेटिक्स यानी कि लसिका सम्मिलित होती है। और इन सबको हम जब डायग्राम पे जाएंगे तो बेहतर तरीके से और भी ये क्लियर होगा। अब हम देखें इसके अगर हम उत्पत्ति की बात करते हैं, जो भ्रूण का जब परिवर्धन होता है, भ्रूण का जब विकास होता है, भ्रूण का जो परिवर्धन, उस दौरान वृषण का जो विकास है, उस वृषण का विकास पहले तो उदर गुहा में होता है, उदर गुहा में होता है, लेकिन जब जन्म हो जाता है, जन्म के बाद अगर हम देखें तो जन्म के समय ही ये स्क्रोटम में आ जाते हैं, इस शरीर से बाहर स्क्रोटम में आ जाते हैं। मादा में ऐसा नहीं होता है, मादा में अंडाशय होता, वृषण नहीं होता। और जब ये वृषण स्क्रोटम में नहीं आते हैं, आ गए तो बड़ी अच्छी बात है, आ गए तो बहुत ठीक है, वो आते ही हैं, मोस्टली आते हैं, लेकिन कुछ रेयर केस ऐसे होते हैं कि जन्म के समय स्क्रोटम में नहीं आते हैं, तो उन्हें छुपे हुए वृषण कहते हैं, अंदर ही है वो, छुपे हुए वृषण है। अनडिसीडेड टेस्टिस नहीं दिखते हैं, इनको क्रिप्टोडिज्म भी कहा जाता है, क्रिप्टोडिज्म ये कैंसर जैसी बीमारी को उत्पन्न करेंगे। और एक होता है ये ऑर्किडेक्टोमी, ऑर्किडेक्टोमी ये वो शल्य प्रोसेस है जिससे कि क्रिप्टोडिज्म को, जो छुपे हुए वृषण है, उसको ऑपरेशन करके शरीर से बाहर निकालते हैं ताकि कैंसर जैसी बीमारी इसमें ना हो। अब चलते हैं